we have already started with allowances, and in that allowances you have already seen with house rent allowance, entertainment allowance. In house rent allowance and entertainment allowance, least of the following was exempt. Actually, there was in 3 criteria and you had to identify which is the lowest out of those 3, and that was exempt. After that आपने एक list of allowances देखी जहां पे जो exemption है that is dependent upon expenditure. आप जितना खर्चा करेंगे उतना exempt हो जाएगा, balance taxable हो जाएगा. खर्च कहां पे करना है, एग्जैक्टली उसी पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए आपको वो अलाउंसेस दिए गए. इतनी बात हो चुकी थी. उसके बाद जो अब हमें करना है वो क्या है कि अलाउंसेस वेयर यू आर गोइंग टू गेट फिक्स्ड एग्जेम्पशन, और ये कहां पे स्पेसिफाइड है, रूल 2BB में स्पेसिफाइड है. ये देखेंगे हम लोग. उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जो अलाउंसेस फुल्ली एग्जेम्प्ट है या फिर फुल्ली टैक्सेबल है. इनफैक्ट जो फुल्ली टैक्सेबल है उसकी तो एंडलेस लिस्ट है, वो इनफाइनाइट है. तो हम लोग फुल्ली टैक्सेबल के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे बेसिकली. और ऐसा समझ लीजिए कि पूरे अलाउंसेस में जिसको भी आपने देखा नहीं सुना नहीं, वो सभी अलाउंसेस क्या हैं, फुल्ली टैक्सेबल है. ठीक है. तो अब हम लोग रूल 2BB वाले अलाउंसेस देखने जा रहे हैं. आइए देखते हैं. When exemption does not depend upon expenditure, जब exemption खर्चे पे डिपेंडेंट नहीं है. क्यों नहीं डिपेंडेंट है, क्योंकि यहां पे आपको फिक्स्ड एग्जेम्पशन मिलेगी और वो एग्जेम्पशन रूल 2BB में स्पेसिफाइड है. लेकिन ध्यान दीजिएगा, कभी भी एग्जेम्पशन इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती. कहने का मतलब, अगर आपको 500 रुपए का एक पर्टिकुलर अलाउंस मिलता है और रूल 2BB में स्पेसिफाइड है कि एग्जेम्पशन 600 रुपीज है, तो क्या आपको 600 की एग्जेम्पशन मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं. एग्जेम्पशन तो 500 की होगी, क्योंकि एग्जेम्पशन कैन नेवर एक्सीड योर इनकम. राइट. आइए पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग. सबसे पहला अलाउंस, ट्राइबल एरिया ऑब्लिक शेड्यूल्ड एरिया अलाउंस. ट्राइबल एरिया ऑब्लिक शेड्यूल्ड एरिया अलाउंस, ये क्या है? ट्राइबल एरिया अलाउंस का मतलब है कि अगर आपको कंपनी ट्राइबल एरिया में भेजती है तो आपको कुछ एडिशनल पैसे देती है. ठीक है. क्यों देती है? जैसे मान लीजिए आप मुंबई में काम कर रहे हो और कंपनी आपसे कहती है कि मैं आपको एक ऐसे एरिया में भेज रही हूं काम करने जहां पे हु लाला ऐसे लोग हैं, मतलब ट्राइबल एरिया है. ठीक है. तो आप काम करना पसंद करेंगे वहां जाके? बिल्कुल नहीं. तो निश्चित है कुछ ना कुछ तो लालच होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज होना चाहिए. तो कंपनी हो सकता है आपको ट्राइबल एरिया अलाउंस पे करे. कंपनी कहेगी कि देखिए अभी आपकी सैलरी है 50,000 पर मंथ, आप ट्राइबल एरिया में जाइए, वो 50,000 पर मंथ तो देंगे ही, साथ में आपको 5,000 रुपए महीना हम ट्राइबल एरिया अलाउंस देंगे. ठीक है. तो एग्जेम्पशन इसमें से क्या है, लेट अस सी. एग्जेम्पशन इज ₹200 पर मंथ. द एग्जेम्पशन इज वेरी लो, इट इज ओनली 200 पर मंथ. इनफैक्ट लेकिन आपको अगर एम्प्लॉयर पैसे देगा तो वो 200 रुपए में कौन ट्राइबल एरिया जाना पसंद करेगा 200 रुपए महीने की एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए? निश्चित है एम्प्लॉयर हो सकता है आपको 5-10 हजार रुपए महीने एक्स्ट्रा दे रहा हो, लेकिन जो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी वो कितनी होगी, सिर्फ 200 रुपए महीने. इनफैक्ट आपको बता दें कि क्यों ये इतना कम दिख रहा है. इनकम टैक्स जो कानून हम लोग पढ़ रहे हैं ये बहुत पुराना कानून है. इट इज ऑफ द ईयर 1961. तो बहुत सारी चीजें तो ग्रेजुअली चेंज होती गई, लेकिन बहुत सारी चीजें बहुत लंबे समय से कंटिन्यू कर रही हैं. ये जो 200 रुपए का ट्राइबल एरिया अलाउंस है, ये आप ऐसे समझ लीजिए कि 15-20 सालों में बदला ही नहीं है. ठीक है. यानी 15-20 सालों से लगातार 200 रुपए की एग्जेम्पशन चल रही है. तो आप भी समझ सकते हैं कि सर 15-20 साल पहले की अगर बात करें तो 200 रुपए की वैल्यू थी. 200 रुपए महीने अगर कुछ मिल रहा है तो उसकी वैल्यू थी. आज 200 रुपए महीने की कोई वैल्यू नहीं है. तो इसलिए भी ऐसा है कि आपको जो लिमिट यहाँ पे दिखाई देगी एग्जेम्पशन की, वो लगेगा कि बहुत कम है. वो कम इसलिए है क्योंकि ये बहुत सालों से बदला ही नहीं गया है, जो गवर्नमेंट को बदलना चाहिए था समय के हिसाब से. ठीक है. रूल 2BB में जितने भी एग्जेम्पशन दिए गए हैं वो सभी एग्जेम्पशन पर मंथ है. सबसे खास बात ये तो आपको याद रहेगा, रूल 2BB में सारे के सारे अमाउंट जो भी स्पेसिफाइड है एग्जेम्पशन के, वो पर मंथ के ही स्पेसिफाइड है. तो ट्राइबल एरिया अलाउंस के रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन कितनी है, 200 रुपए महीना. नेक्स्ट, अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज. दिस नॉट ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बच्चों ध्यान से समझिएगा, दिस इज अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज.
जो लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहे हैं, जो लोग बसेस में काम कर रहे हैं, जो लोग ट्रेन में काम कर रहे हैं, उनको एक अलाउंस दिया जाता है जिसका नाम है रनिंग अलाउंस। ये तो इसको हम ऐसे भी बोलते हैं अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज। इसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज, और या फिर बोलते हैं रनिंग अलाउंस। जो लोग हमेशा ट्रेन में हैं, ठीक है, और जो लोग बसेस में काम कर रहे हैं, तो वो हमेशा घर से दूर हैं अपने, ठीक है। और हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर एक एम्प्लॉय घर से दूर होता है तो एम्प्लॉयर उसे डेली अलाउंस के नाम से कुछ पैसे देता है। किस दिन से आप घर से दूर हो तो आपके जो एडिशनल खर्चे बढ़ जाते हैं, उसके लिए ये अमाउंट है, ताकि आप वो खाने का, चाय का, इन सब का खर्चा निकाल सको। जो लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होते हैं वो लोग घर से दूर ही तो हैं, तो उनको क्या मिलता है, एक्स्ट्रा पैसे जो मिलते हैं वो इन द नेम ऑफ रनिंग अलाउंस मिलते हैं। रनिंग अलाउंस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू डेली अलाउंस। जो लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करते हैं उनको डेली अलाउंस अगर मिलता है तो उसी का नाम है रनिंग अलाउंस, और बाकी इंप्लॉइज को अगर मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है, डेली अलाउंस। समझ में आ रही है बात सबको? It is an allowance granted to an employee working in any transport system to meet his personal expenditure during his duty performed in the course of running of such transport, provided that such employee is not in receipt of daily allowance. सीधी सी बात है, रनिंग अलाउंस तभी मिलता है इफ यू आर नॉट इन रिसिप्ट ऑफ डेली अलाउंस। अगर आपको डेली अलाउंस मिल रहा है तो रनिंग अलाउंस नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि डेली अलाउंस और रनिंग अलाउंस इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। बेसिकली बस सिस्टम ये है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम लोग क्या उसको बोलते हैं, रनिंग अलाउंस बोलते हैं इंस्टेड ऑफ डेली अलाउंस। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन इज 70% ऑफ सच अलाउंस और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर। 70% ऑफ सच अलाउंस और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर। आइए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आपको रनिंग अलाउंस मिल रहा है, मान लीजिए 20,000, ठीक है। आपको रनिंग अलाउंस कितना मिला है, 20,000 पर मंथ। तो एग्जेम्पशन कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, ये सारे रूल 2BB वाले पर मंथ वाली ही एग्जेम्पशन बताते हैं। एग्जेम्पशन विल बी 70% ऑफ सच अलाउंस। 70% कितना हो जाएगा, 14,000 रुपया। बी 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर, यानी एग्जेम्प्ट हो जाएगा 10,000 पर मंथ। एग्जेम्प्ट अगर 10,000 पर मंथ हो गया तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, टैक्सेबल भी हो जाएगा वही 10,000 पर मंथ। 20,000 रुपये ये है। एग्जेम्प्ट अगर 10,000 रुपये महीना हुआ तो टैक्सेबल भी कितना हो जाएगा, बैलेंस 10,000 रुपये महीना, ठीक है ये बात। Children education allowance. This allowance is given for children's education, और चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए एम्प्लॉयर पैसे देता है तो उसे कहा जाता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। एंड हाउ मच इज एग्जेम्प्ट आउट ऑफ इट? एग्जेम्पशन इज 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। दिस इज 100 पर मंथ पर चाइल्ड, 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, लेकिन 2 बच्चों से ज्यादा की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। एक बात बताइए, एम्प्लॉयर के 5 बच्चे हैं, ठीक है, एम्प्लॉय के 5 बच्चे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एम्प्लॉयर 5 बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे देता है एम्प्लॉय को? एम्प्लॉय के 5 बच्चे हैं, एम्प्लॉयर 5 बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा देता है। इज इट पॉसिबल? ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल। एम्प्लॉयर तो कुछ भी देना, किसी कानून में ये थोड़ी ना लिखा है कि एम्प्लॉयर को कितना पैसा देना है या क्या नहीं दे सकता है। इनकम टैक्स कहता है कि 5 बच्चों के रिस्पेक्ट में जो पैसा मिलेगा उसमें से एग्जेम्पशन हम 2 ही बच्चों के रिस्पेक्ट में देंगे, और भी कितनी देंगे, 100 रुपए महीना के हिसाब से देंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों के लिए। आइए इसका मतलब समझते हैं। इसके एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। हम लोग 4-5 एग्जाम्पल हो सकता है करें इसके लिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितनी जल्दी इस बात को पकड़ते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, सपोज एम्प्लॉयर के 3 बच्चे हैं जिनका नाम है चिंटू,
मिट्ठू और बंटू। ठीक है, चिंटू, मिट्टू, बट्टू। और इसके लिए एम्प्लॉयर क्या पैसे देता है वो भी आपको बता देता हूं। एम्प्लॉयर चिंटू के लिए देता है 120 रुपए महीने 12 महीने तक का। मिट्टू के लिए एम्प्लॉयर ने दिया 100 रुपए महीने 12 महीने का। और बंटू के लिए दिया कहा 90 रुपए महीने के हिसाब से 12 महीने का। कहा अपने बच्चों को पढ़ाओ, चिंटू को, मिट्टू को, बंटू को, सबको पढ़ाओ। ठीक है, ये कितना हो गया? 1440 रुपए, 1220 रुपए, 1080 रुपए। तो एम्प्लॉयर ने इतने पैसे दिए। जब जोड़ लीजिए तो देखिए कितने पैसे एम्प्लॉयर ने दे दिए। 1440 प्लस 1220 प्लस 1080, ये हो गया साल भर का पैसा 3740 रुपया। दिस इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पर एनम गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच इज एग्जेम्प्ट आउट ऑफ इट। इसमें से एग्जेम्प्ट कितना होगा? अब ये कैसे निकाला जाता है उसका मैं तरीका रेड पेन से बता रहा हूं। ये लिखना नहीं होगा, ये बस सोचना है। ठीक है, वापस से जो चीज लिखनी होगी वो मैं ग्रीन पेन से करने लग जाऊंगा। देखिए, अगर चिंटू के रिस्पेक्ट में मुझे एग्जेम्पशन लेनी हो तो मुझे कितनी मिल सकती है? 100 रुपए महीने से ज्यादा की एग्जेम्पशन नहीं मिलती। यानी इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं चाहूं, ओ हो, एक सेकंड बच्चों, एक गड़बड़ है यहाँ पे। हाँ, देख लिया, ये 1200 रुपया है। एक 1440, ये 1200 रुपया, 1080। अब टोटल फिर से कर दीजिए बच्चों। ₹3720। ठीक है, 3720 रुपए। अब एग्जेम्प्ट कितना होगा? अगर मैं चिंटू के रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन लेना चाहूं तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा मुझे? चिंटू के रिस्पेक्ट में 1200 रुपए ही मिलेगा, 1200 से ज्यादा नहीं मिल सकता। ठीक है, क्योंकि 100 पर मंथ ही मिलेगा। अगर मिट्टू के रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन लेना चाहूं तो कितना मिलेगा? 1200। और बंटू के रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन लेना चाहूं तो कितना मिलेगा? 1200 रुपए नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एग्जेम्पशन के नेवर एक्सीड योर इनकम। यानी बंटू के रिस्पेक्ट में मुझे 1080 ही मिल पाएगा। किसी दो चाइल्ड की एग्जेम्पशन ले सकते हो तो बेटर है कि ये वाला और ये वाला ले लेते हैं, इसको रहने देते हैं। तो आपको कितनी एग्जेम्पशन मिल जाएगी? अब आइए लिखिए, ये आपको मिलेगी 2400 रुपए की एग्जेम्पशन। और आपका टैक्सेबल कितना बच जाएगा? 1320 रुपए टैक्सेबल। सबको समझ में आया कि नहीं आया ये? तो आप ये देखिएगा, अगर एम्प्लॉयर एक से अधिक बच्चों के रिस्पेक्ट में आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे रहा है तो आप सभी चिल्ड्रन के रिस्पेक्ट में क्या एग्जेम्पशन मिल सकती है ये कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, और फिर दो जो हाईएस्ट एग्जेम्पशन है वो आप क्लेम कर लीजिए। ठीक है ये बात? आइए देखते हैं कौन सा बच्चा अभी सेकेंड एग्जाम्पल मेरा बहुत जल्दी से करके दिखाता है। एम्प्लॉय के तीन बच्चे ए बी सी। एम्प्लॉयर क्या पैसे दे रहा है? ए के लिए उसने 110 रुपए महीने दिए 11 महीनों के लिए। बी के लिए उसने 100 रुपए दिए 12 महीनों के लिए। ठीक है, और सी के लिए उसने दिए 120 रुपए 9 महीनों के लिए। तो उसने पेमेंट क्या की वो आपके सामने है। आपको बताना है कि एग्जेम्पशन कितना होगा। अब 9 महीने और 11 महीने क्यों दिए? क्योंकि साल भर में 11 महीने ही फॉल किए जब वो ए पढ़ने गया था। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि ए बच्चे के रिस्पेक्ट में मान लीजिए मई से पैसा देना शुरू किया एम्प्लॉयर ने। ठीक है, तो मई से लेके मार्च तक कितना हुआ? 11 महीने ही। ठीक है, सी के रिस्पेक्ट में पैसा देना शुरू किया होगा, मान लीजिए अप्रैल मई जून 3 महीना निकाल दीजिए, जुलाई से देना शुरू किया सी के लिए, तो 9 महीने का ही दिया एम्प्लॉयर ने। ठीक है, जैसे ऐसा हो सकता है कि बी के लिए वो अप्रैल महीने से ही देना शुरू कर दिया था, तो अप्रैल टू मार्च 12 महीने का पूरा आया। ठीक है, फिर एम्प्लॉय ने कहा कि साहब एक काम करिए ना, मेरे बच्चे ए के लिए भी आप फीस दे दिया करिए, कुछ पैसे दे दिया करिए।
तो उसने मई से देना शुरू कर दिया ए के लिए। फिर उसने कहा अप्रैल में जून, जब 3 महीना बीत गया तो उसने जुलाई में कहा कि साहब एक काम करिए ना, सी के लिए भी मुझे कुछ पैसे दे दिया करिए उसकी पढ़ाई के लिए। तो वो जुलाई से पैसा आना शुरू हुआ। ठीक है, अब आप बताइए कि कितना पैसा एम्प्लॉयर ने दे दिया। पहले तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 110 इंटू 11, ये हो गया 1210 रुपया। ठीक है, फिर 1200 रुपया और फिर 1080 रुपया, टोटल देख लीजिए। ₹3490। इसमें से लेस करेंगे एग्जेम्प्ट, और ये अब आप बताएंगे। तो सभी इंडिविजुअल चाइल्ड के लिए देखिए कि एग्जेम्पशन मैक्सिमम क्या हो सकती है। फिर दो जो हाईएस्ट एग्जेम्पशन हो वो क्लेम कर लीजिएगा। करिए, खुद से दिमाग लगाइए, फिर बात करेंगे हम आपसे। $100 per month per child up to a maximum of 2 children। चलिए आइए ए के रिस्पेक्ट में बताइए ज्यादा से ज्यादा कितनी एग्जेम्पशन हो सकती है। देखिए 11 महीने का 100 रुपए महीने के हिसाब से 1100 रुपए की एग्जेम्पशन ले सकते हैं। 100 पर मंथ ही देते एग्जेम्पशन है यहाँ पे, ये याद रखिएगा। ठीक है, इट इज 100 पर मंथ, दिस इज नॉट 1200 पर एनम। रिमेंबर दिस, जितने महीने की एग्जेम्पशन में, जितने महीने की आपको क्या मिली है, अलाउंसेस मिली है, और उतने महीने की एग्जेम्पशन भी हो सकती है 100 रुपए के रेट से। अगर ए चाइल्ड के रिस्पेक्ट में मुझे 11 महीने की अलाउंसेस मिली है तो मैं 12 महीने की एग्जेम्पशन ही घटा लूंगा वहां से। 11 महीने का अलाउंसेस है तो 11 महीने की एग्जेम्पशन घटेगी। ठीक है, और 11 महीने की ज्यादा से ज्यादा एग्जेम्पशन हो सकती है 1100 रुपया। ठीक है, बी चाइल्ड के रिस्पेक्ट में मुझे 1200 रुपए की एग्जेम्पशन मिल सकती है। सी चाइल्ड के रिस्पेक्ट में मुझे 9 महीने की एग्जेम्पशन मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए महीना मिलता है, यानी 900 रुपए मिल सकता है इसके रिस्पेक्ट में। जो हाईएस्ट दो है उतनी एग्जेम्पशन क्लेम कर लेंगे। ये एग्जेम्पशन कितना होता है, 2300। ठीक है, यहां पे 1100 क्यों होगा, क्योंकि 100 रुपए पर मंथ से ज्यादा नहीं ना मिलेगा, और 11 महीने की बात है तो 1100 एग्जेम्पशन मिल पाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, 9011, 1190 टैक्सेबल हो गया। कोई दिक्कत किसी को? एक और एग्जाम्पल कर लिया जाए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, जिनसे भी गलत हो गया शायद इस बार वो सही करके दिखा देंगे। ए बी सी 3 चाइल्ड हैं एम्प्लॉय के। एम्प्लॉय जो पैसे देता है वो देख लीजिए। 90 इंटू 12, 100 इंटू 11, 110 इंटू 10। ये एम्प्लॉयर ने पेमेंट की है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की। आपको बताना है कि इसमें से एग्जेम्प्ट कितना है। तो पहले कितना पेमेंट किया है ये मैं आपको बता दूं, 1080, 1100 और again 1100. The total payment comes to 80230, 3280। इसमें से एग्जेम्प्ट कितना हो जाएगा ये आपको बताना है।
किया आपने? देखिए, ए चाइल्ड के रिस्पेक्ट में 90 रुपए पर मंथ मिल रहा है, ठीक है, 12 महीने तक मिल रहा है, ठीक है। तो 90 रुपए पर मंथ ही मिल रहा है, तो सीधी सी बात है 100 रुपए की एग्जेम्पशन तो आ नहीं सकती। एग्जेम्पशन के नेवर एक्सीड योर इनकम। इनकम ही कितनी है? 90 रुपए पर मंथ। तो 1080 मुझे ये एग्जेम्पशन मिल सकती है। 100 रुपए पर मंथ 11 महीने के लिए मिला है, ठीक है, 1100 की एग्जेम्पशन मिल सकती है मुझे। 110 रुपए का 10 महीने के लिए मिला है, तो निश्चित है 100 रुपए से ज्यादा एग्जेम्पशन होगी नहीं, तो 10 महीने की एग्जेम्पशन कितनी हो जाएगी? 1000 रुपए। आखिरी वाले में ध्यान से समझिएगा, 110 रुपए महीने मिल रहा है ना आपको, तो एग्जेम्पशन थोड़ी ना 110 रुपए महीने होगी, एग्जेम्पशन तो 100 ही रुपए महीने होगी ना। और 10 महीने मिला है, तो 10 महीने की एग्जेम्पशन कितनी हो जाएगी? 1000 रुपीज। अब इन तीनों में हाईएस्ट दो कौन से हैं देख लीजिए, हाईएस्ट ये और ये हो जाएंगे, तो 2180 रुपए की आपकी एग्जेम्पशन हो जाएगी। तो 1100 ये टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है ना सबको? अब ठीक है, अगला देखते हैं। अब हम लोग कर लीजिए कॉपी। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। यहाँ पे 100 रुपए महीने की बजाय 300 रुपए महीना है पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। एकदम एग्जैक्टली सेम, बस यहाँ 100 रुपए है या 300 रुपए है। तो बिल्कुल कैलकुलेशन का तरीका यही होगा जैसा हम लोग कर रहे थे। तो 300 पर चाइल्ड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। अब एक बात बताइए, आज 100 रुपए महीने में कौन सी पढ़ाई होती है और 300 रुपए महीने में कौन सा हॉस्टल मिलता है? पता है ये लिमिट इतनी छोटी क्यों है, इतनी लोअर क्यों है? वो इसके पीछे कारण ये है कि ये सब लिमिट्स जो हैं अमाउंट की बहुत पहले बनाई गई थी, बहुत साल पहले की लिमिट है, मतलब ये 15-20 सालों से ये लिमिट बदली नहीं गई है और इसलिए ये इतनी कम दिखाई दे रही है। एम्प्लॉयर आपको 100-200 रुपए थोड़ी ना दे रहा होगा। आज की तारीख में अगर एम्प्लॉयर पैसे दे रहा होगा तो 500-1000 रुपए कुछ इस तरीके से दे रहा होगा पर मंथ पर चाइल्ड। वो भी हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात कर रहे हैं, हॉस्टल एक्सपेंडिचर तो और ज्यादा दे रहा होगा अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा होगा तो। लेकिन ये जो एग्जेम्पशन है ये बस यही लिमिटेड अमाउंट जो बहुत छोटा सा है यही मिलेगा। इनफैक्ट आपको ये भी बता दें, जो लास्ट बजट आया ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये प्रपोजल भी भेजा था इसके लिए कि देखिए ये जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस है, इसकी लिमिट को बढ़ाइए। ये बहुत पुरानी लिमिट है और आज की तारीख में ये लिमिट यूजलेस बन गई है एकदम। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कंसिडर नहीं किया होगा उन पॉइंट्स को और इसलिए ये एज इट इज रह गया। अदरवाइज इसको तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने भी क्या किया, फाइनेंस मिनिस्ट्री को अवगत कराया कि यहाँ की जो इनकम टैक्स की लिमिट है ये ठीक नहीं चल रही है आज के हिसाब से। ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस का मतलब क्या है? घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू मीट हिज एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पस ऑफ कम्यूटिंग बिटवीन द प्लेस ऑफ हिज रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ ड्यूटी। और आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन कितने मिलेगी? 3200 पर मंथ, बट दिस इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। तो सबसे पहली बात इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस को वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेक्टेड है आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। 3200 पर मंथ की एग्जेम्पशन है, बट अब जो हाईलाइटेड बात है, ओनली इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय हु इज ब्लाइंड और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। नॉर्मल पर्सन के लिए कोई यहां पे एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन 3200 रुपए महीने की है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज है, ब्लाइंड है, हैंडीकैप्ड है, उनके लिए है। ठीक है बात? अब आप सोच रहे होंगे कि सर नॉर्मल
पर्संस के लिए क्यों नहीं कोई बेनिफिट दिया जा रहा है? गवर्नमेंट, आपको याद है सेक्शन 16 में एक स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है, जो हमने बताया था प्रोफॉर्मा के समय कि फॉर्मेट कैसा बनता है, ग्रॉस सैलरी लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो बेसिकली स्टैंडर्ड डिडक्शन में गवर्नमेंट ऑलरेडी ये सब चीज कंसिडर कर ले रही है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह को गवर्नमेंट ने वहां कंसिडर किया हुआ है। गवर्नमेंट 40,000 रुपए इसी सब बातों का दे रही है। मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो तो सबको बेनिफिट, 40,000 रुपए का तो बेनिफिट मिल ही रहा है। अगर आप ये कहते हो कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, तो गवर्नमेंट एक 40,000 रुपए का अमाउंट दी हुई है आपका मुंह बंद रखने के लिए कि देखो बाकी सब चीज भी तुमको दे रहे हैं, तुम कुछ और मत बोलो कि यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिला, यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिला। वो 40,000 क्या है, वो तो सबको दे ही रहे हैं। ठीक है, क्या वो हैंडीकैप्ड और ब्लाइंड एम्प्लॉइज को मिलेगा? हाँ, वो सबको मिलेगा। ये एक्स्ट्रा एडवांटेज है यहाँ पे हैंडीकैप्ड और ब्लाइंड एम्प्लॉइज के लिए। वो क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि 3200 रुपए का यहाँ पे भी एग्जेम्पशन है उनके लिए। अच्छा, एक ब्लाइंड एम्प्लॉय है, उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस के नाम का 3,000 रुपए महीना मिलता है, तो एग्जेम्पशन कितनी हो जाएगी? एग्जेम्पशन कितनी हो जाएगी? 3,000 रुपए महीना ही। अच्छा, एक ब्लाइंड एम्प्लॉय है, ध्यान से सुनिएगा, ब्लाइंड एम्प्लॉय, इसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना मिल रहा है? 5,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, ब्लाइंड एम्प्लॉय है, इसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है 5,000 रुपए महीना, और इसका जो एक्सपेंडिचर है ऑन ट्रांसपोर्ट वो निल है। रीजन बीइंग कि ये अपनी फ्रेंड की बाइक पे पीछे बैठ के चला जाता है। ठीक है, इसका एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट निल है। आई वांट टू नो व्हाट इज द एग्जेम्प्ट अमाउंट। एग्जेम्प्ट कितना होगा इसमें से? खर्चा 1 रुपए का नहीं है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 5,000 रुपए महीना मिलता है। बता पाएंगे? हाँ, खर्चा कितना हो रहा है इस बात से फर्क पड़ता ही नहीं। हम लोग रूल 2B भी कर रहे हैं। रूल 2B में अमाउंट स्पेसिफाइड है, वो कितना है? 3,200 पर मंथ। $3,200 पर मंथ की एग्जेम्पशन है। टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 1,800 पर मंथ। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? एक्सपेंडिचर हैज नॉट टू बी अंडरस्टूड ओवर हियर। अच्छा, हम लोग चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में पढ़ रहे थे ना, 200 रुपए महीना पर मंथ पर चाइल्ड, 100 रुपए महीना पर मंथ पर चाइल्ड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। अब बताइए, चिंटू और मिट्टू के लिए एम्प्लॉयर पैसे दे रहा है, जिसमें से मिट्टू तो पढ़ने जाता ही नहीं है, वो गुल्ली डंडा खेलता है और चला आता है घर रोज। एग्जेम्पशन मिलेगी कि नहीं मिट्टू के लिए भी? मिट्टू पढ़ता ही नहीं है, कोई खर्चा ही नहीं है उसका पढ़ाई का, मिल जाएगी एग्जेम्पशन। देखिए, गवर्नमेंट यहां पे कह रही है मुझे खर्चे से कोई मतलब ही नहीं है, एग्जेम्पशन जो है वो फिक्स्ड एग्जेम्पशन है। इनफेक्ट होगा क्या कि अगर मिट्टू पढ़ाई नहीं करता है तो एम्प्लॉयर पैसे ही नहीं देगा उसके लिए। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तो एग्जेम्पशन मिलेगी, एम्प्लॉयर दे रहा है तो एग्जेम्पशन मिलेगी। नेक्स्ट आ जाइए, अंडरग्राउंड अलाउंस। ये अंडरग्राउंड अलाउंस क्या होता है? जैसे माइन वगैरह में जो काम करते हैं उनको क्या होता है माइंस वगैरह में कि जमीन खुद जाती है। ठीक है, बहुत अंदर जाके जमीन में काम करना होता है। ठीक है, अब वहां का जो क्लाइमेट होता है या वर्किंग कंडीशन होता है वो थोड़ा सा अननेचुरल है। रीजन बीइंग कि वहां पे आपको पता है ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगा के नीचे जमीन में उतरना होता है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन भी प्रॉपर नहीं है। तो जरा ये बताइए, कोई पसंद करेगा कि हम जमीन के अंदर जाके काम करें जहां पे अननेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन है? मतलब आपको हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्या कोई काम करना पसंद करेगा? काम करना तो पसंद करेगा, लेकिन निश्चित है भाई कि अगर कुछ तकलीफें हैं तो पैसे भी अकॉर्डिंगली ज्यादा होने चाहिए फिर उसके। तो अंडरग्राउंड अगर आप काम कर रहे होते हैं तो एम्प्लॉयर आपको अंडरग्राउंड अलाउंस पे करता है। ठीक है, इसमें से एग्जेम्पशन कितनी है वो हम लोग देख लेते हैं। दिस इज 800 पर मंथ। अगेन आपको अमाउंट बहुत कम लगेगा, उसके पीछे भी वही कारण है कि बहुत पहले से यही लिमिट चली आ रही है। आज के हिसाब से 800 रुपए महीना नहीं होना चाहिए, आज के हिसाब से एग्जेम्पशन ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयर बहुत अधिक अमाउंट पे कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन एग्जेम्पशन छोटा सही है। मान लीजिए एम्प्लॉयर आपको 8,000 रुपए महीने देता है अंडरग्राउंड अलाउंस, एग्जेम्पशन कितनी? 800 रुपए महीने, टैक्सेबल कितना? 7,200। क्लियर है सबको?
इलस्ट्रेशन है, ट्राइबल एरिया अलाउंस मिल रहा है फॉर पोस्टिंग इन आसाम फॉर 2 मंथ, 2 महीने की पोस्टिंग हुई आसाम में और आपको कितना मिल गया उसके लिए 900 रुपया। ट्राइबल एरिया अलाउंस की एग्जेम्पशन कितना है 200 रुपया महीना, तो 400 रुपए की एग्जेम्पशन हो जाएगी, 500 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। 2 महीने की पोस्टिंग का 900 मिला है ना, तो 400 रुपया एग्जेम्प्ट, 500 रुपया टैक्सेबल। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना मिल रहा है देख लीजिए, एक बेटे के लिए 2000 रुपए, एक बच्चे के लिए 750 रुपए और एक बच्चे के लिए 1000 रुपया। हम ये मान के चल रहे हैं अगर मंथ नहीं दिया है तो ये सारा ही 12 महीने के लिए पेमेंट है, ये मान के चलेंगे। जब महीना नहीं दिया है तो 12 महीने की पेमेंट ये मान के चलेंगे, ठीक है। तो इस चाइल्ड के रिस्पेक्ट में 1200 की एग्जेम्पशन मिल सकती है और ये वाले चाइल्ड के रिस्पेक्ट में भी कितनी एग्जेम्पशन मिल सकती है, इस वाले चाइल्ड के रिस्पेक्ट में कितनी एग्जेम्पशन मिल सकती है बताइएगा। इस वाले चाइल्ड के रिस्पेक्ट में 1000 रुपए की एग्जेम्पशन मिल सकती है। ये 12-12 महीने की पेमेंट है, ये हम मान के चल रहे हैं ना, तो 1200 रुपए यहां मिलेगा ज्यादा ज्यादा, और ये भी 12 महीने की पेमेंट है तो भाई 1000 रुपए पूरा मिल जाएगा। तो हमें जो एग्जेम्पशन मिल जाएगी वो 2200 रुपए की मिल जाएगी, यानी ये 750 रुपए ये वाला जो है ये टैक्सेबल हो जाएगा। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 7500 रुपए मिल रहा है, 300 रुपए महीने के हिसाब से 3600 रुपए की एग्जेम्पशन होगी, बैलेंस टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस बिटवीन ऑफिस एंड रेजिडेंस 15,000 रुपए का मिल रहा है, ठीक है। क्या हमें ब्लाइंड इंप्लॉय बोला गया है यहाँ पे कि द एम्प्लॉय इज ब्लाइंड? नो, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, तो हम अपने मन से नहीं मान लेंगे कि वो अंधा है या फिर हैंडीकैप्ड है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आप यही एज्यूम करेंगे कि वो नॉर्मल इंप्लॉय है, और नॉर्मल इंप्लॉय है तो ऐसे में एग्जेम्पशन कितनी होगी, निल, और 15,000 रुपए पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो रूल 2B भी देख लिया हमने। अब हम लोग बाकी अलाउंसेस को देखने जा रहे हैं। अब जो अलाउंसेस आप देखने जा रहे हैं वो या तो फुल्ली टैक्सेबल होंगे या तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होंगे। फुल्ली टैक्सेबल के कुछ एग्जांपल्स ही होंगे, क्योंकि फुल्ली टैक्सेबल की लिस्ट तो एंडलेस लिस्ट है। फुल्ली एग्जेम्प्ट आपको लगभग फुल्ली एग्जेम्प्ट आपको कंप्लीट लिस्ट यहां पे देखने को मिल जाएगी। इसमें सबसे पहला डीएनएस अलाउंस, ये तो हमने आपको बताया ही है कि बेसिक डीए, बोनस, कमीशन, ये सब फुल्ली टैक्सेबल होता है। डीएनएस अलाउंस स्टैंड्स फॉर allowance which is given by employer to employee in order to compensate the effect of inflation. इन्फ्लेशन, महंगाई भत्ता इसे कहा जाता है हिंदी में। महंगाई को काबू पाने के लिए जो एम्प्लॉयर आपको पैसे देता है अलग से, उसे कहा जाता है डीएनएस अलाउंस, एंड दिस इज फुल्ली टैक्सेबल। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ये क्या होता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस? देखिए, हर शहर में कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग अलग है, हर शहर की कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग अलग है। एक बात बताइए, कॉस्ट ऑफ लिविंग वाराणसी की ज्यादा है या फिर मुंबई की ज्यादा है? ऑब्वियसली मुंबई की ज्यादा है, ठीक है। अगर किसी को वाराणसी में 50,000 रुपए की सैलरी मिल रही है, उसे कहा जाता है कि अब आपको मुंबई में काम करना है एट द सेम सैलरी ऑफ 50,000 रुपीज, तो वो शायद पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि निश्चित है उसे मालूम है कि मुंबई में रहना ये थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। तो मुंबई में अगर उसे शिफ्ट किया जाएगा ना, तो वो चाहेगा कि कुछ उसे एडिशनल पेमेंट मिले। और एम्प्लॉयर भी यही करता है कि एम्प्लॉयर अगर आपको एक लो कॉस्ट लिविंग प्लेस से एक हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग प्लेस पे शिफ्ट करता है, तो ऐसे केस में आपको सिटी कंपनसेटरी अलाउंस देता है। ये जो एक शहर से दूसरे शहर में महंगाई का अंतर होता है, उस अंतर को कंपनसेट करने के लिए जो आपको पैसे मिलते हैं उसे कहा जाता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। तो वाराणसी से किसी को अगर ट्रांसफर किया जाएगा मुंबई, तो उसे एक एडिशनल पेमेंट मिल जाएगी जिसे हम कहेंगे सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, एंड दिस इज फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस क्या होता है? हर महीने एम्प्लॉयर आपको वो 10,000 रुपए महीने दे देता है कि आपको कभी भी कोई भी मेडिकल रिलेटेड इश्यू हो, सर्दी खांसी वगैरह हो, कुछ भी हो, अपना खुद से मैनेज कर लेना। और ये जो पैसा मिलता है एम्प्लॉयर से, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है, जस्ट फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। टिफिन, लंच, डिनर अलाउंस, ये सब क्या होता है? टिफिन, लंच, डिनर अलाउंस। एम्प्लॉय को किसी दिन सुबह 6 बजे बुला लिया गया, ठीक है,
अब एम्प्लॉय को सुबह 6 बजे बुला लिया गया तो वो टिफिन लेके नहीं आया था, इसलिए टिफिन के लिए उसे 200 रुपए दे दिया गया, ठीक है, या कह लीजिए लंच के लिए उसे 200 रुपए दे दिया गया, तो इसे कहा जाएगा लंच अलाउंस या फिर टिफिन अलाउंस, ठीक है। किसी दिन एम्प्लॉय को बहुत लेट हो गया ऑफिस में, मान लीजिए 10 बज गई ऑफिस में ही, तो 8 बजे उसे क्या किया गया था, डिनर अलाउंस दे दिया गया था ताकि वो खाना खा ले और अकॉर्डिंगली वर्क पे लगा रहे, तो इसे कहा जाएगा डिनर अलाउंस। ये सब फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। ओवर टाइम अलाउंस, ज्यादा काम करें, एक्स्ट्रा टाइम काम करने के लिए पैसे, ओवर टाइम अलाउंस, दिस अगेन फुल्ली टैक्सेबल। सर्वेंट अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस क्या होता है, याद आ रहा है हमने आपको हेल्पर अलाउंस और सर्वेंट अलाउंस एक साथ ही बताया था। हेल्पर अलाउंस क्या होता है, जब ऑफिशियल काम के लिए स्टाफ रखने के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। अगर डोमेस्टिक काम के लिए आपको स्टाफ रखने के लिए पैसे दिए जाते हैं तो उसे कहा जाता है सर्वेंट अलाउंस। मतलब अगर एम्प्लॉयर आपको पैसे देता है हर महीने 5,000 रुपया कि एक बंदा घर पे रख दो ताकि वो तुम्हारी बीवी के साथ सब्जी कटवाए, ठीक है, रोटी बनाए तुम्हारी बीवी के साथ, मदद करे उसमें, तो इसे कहा जाएगा सर्वेंट अलाउंस। दिस अगेन फुल्ली टैक्सेबल। वार्डन और प्रॉक्टर अलाउंस, ये हमने बताया था कि कभी कभी कॉलेज के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, और वो भी हॉस्टल में ही रहते हैं, कॉलेज के हॉस्टल को यूज करते हैं, तो उन्हें कभी कभी वार्डनशिप दे दी जाती है, प्रॉक्टर का रोल दे दिया जाता है। वार्डन प्रॉक्टर इज वन एंड द सेम थिंग, कि आप रात में क्या कीजिएगा, बच्चों की अटेंडेंस ले लीजिएगा सोने से पहले और मेन गेट को क्लोज करा के सो जाइएगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली द रोल ऑफ वार्डन। तो इसके लिए जो पैसे मिलते हैं दैट इज कॉल्ड वार्डन अलाउंस, ठीक है, और ये भी क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ये क्या होता है, आपको हर महीने पैसे दिए जाते हैं कि आप अपनी प्रैक्टिस नहीं करोगे। जैसे आपको समझाते हैं, जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, ये सब जब जॉब कर रहे होते हैं तो जो एम्प्लॉयर होते हैं इनके, वो क्या करते हैं, इनको सैलरी देते हैं जॉब करने की, और साथ में इनको कभी कभी मंथली पेमेंट दी जाती है, कुछ मंथली पेमेंट दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि आप अपनी प्रैक्टिस खुद की नहीं करोगे। मतलब डॉक्टर से कहा जाता है आप सरकारी अस्पताल में काम कर रहे हैं, आप अपनी प्राइवेट क्लिनिक नहीं खोलेंगे, इस बात का पैसा, मतलब सरकारी अस्पताल में काम कर रहे हैं, इसका 1 लाख रुपया महीना लो, और आप अपना क्लिनिक नहीं खोलोगे, इस बात का वादा है जिसके लिए आपको 10,000 रुपया महीना और दे रहे हैं। क्यों किया जाता है ऐसा, हम आपको समझाते हैं। जैसे आप लोग क्वालिफाई करेंगे, तो क्वालिफाई करने के बाद हो सकता है बहुत बड़ी कंसल्टेंसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी कंसल्टेंसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं जहां पे क्लाइंट अगर एक कंसल्टेंसी लेने आता है तो उसे 5-10 लाख रुपए की फीस ली जाती है। उस कंसल्टेंसी कंपनी में आपकी सैलरी कितनी है पता है, मात्र 1 लाख रुपए महीना। आपको कितना मिलता है, 1 लाख रुपए महीना, लेकिन एक एक क्लाइंट जो आता है उस कंपनी में और उसको आप ही कंसल्टेंसी देते हो, और कंपनी बिल कितने का बनाती है उस कंसल्टेंसी का, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, इस तरीके से। आप ऐसे समझिए आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो और तब तक एक क्लाइंट आता है आपके पास और डिस्कस करता है इश्यूज को आपके साथ कि मुझे इस ग्राउंड पे कंसल्टेंसी चाहिए। अब धीरे से उसके कान में बोलते हो, ये काम करिए, अभी कंसल्टेंसी यहां ऑफिस में बैठ के मत लीजिए। ऑफिस में बैठ के कंसल्टेंसी लेंगे तो कंपनी आपको बिल बना के देगी 5 लाख रुपया, और कंसल्टेंसी देना किसे है, मुझे ही देना है। एक काम करिएगा, आप शाम को मेरे घर चले आइए, जब आप घर पे आएंगे तो मैं सेम कंसल्टेंसी आपको दूंगा, सारी चीजें आपको बताऊंगा और आपसे सिर्फ 1 लाख रुपए चार्ज करूंगा। मतलब अंतर समझ में आ रहा है क्या भाई, वो तो वहां पे बंदा नौकरी करता है, उसे तो जो महीने की सैलरी मिल रही है वही मिल रही है। अगर वो ऑफिस में बैठ के बता देता उसको सारी बात, तो 5 लाख रुपए की बिल कौन बनाता, कंपनी बनाती, और पैसे कंपनी के पास जाते। आपने उसे घर बुला लिया धीरे से, और धीरे से घर बुला लिया तो घर पे बुला के जो कंसल्टेंसी दोगे तो उसका पैसा भी क्या करोगे, घर पे खुद ही ले लोगे। तो आपको तो 1 लाख रुपए भी मिल जाए तो मस्त है, कंपनी में भले 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा हो, आपको तो वो 1 लाख रुपए मिल गए, आप मस्त हो उससे। ऐसा आप निश्चित है करने का प्रयास करोगे, ये कंपनी जानती है। ऐसा नहीं कि आप ऐसा कर रहे हो,
ऐसा कंपनी भी जानती है जहां पे आप नौकरी कर रहे हो कि ऐसा आप करने का प्रयास कर सकते हो। तो अब कंपनी ने इसके लिए क्या किया, कंपनी ने आप इसकी के लिए आपसे एक एग्रीमेंट साइन कराया कि आप अपनी प्रैक्टिस खुद की नहीं करोगे, और उस एग्रीमेंट में लिखा कि अगर आप अपनी प्रैक्टिस करोगे तो आप, और ऐसा पाया गया तो आपको 10 करोड़ रुपए की पेनाल्टी देनी पड़ेगी कंपनी को, ठीक है। और आप अपनी प्रैक्टिस नहीं करोगे इसलिए कंपनी हर महीने आपको 50,000 रुपए महीना और देगी, जिसका नाम होगा नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। तो अब देखिए आपको क्या मिल रहा है, 1 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है महीने की और 50,000 रुपए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी मिल रहा है, ठीक है। और एक बात बताइए, अब क्या आप हिम्मत करोगे क्लाइंट को घर पे बुला के कंसल्टेंसी देने की? नहीं, वो इसलिए क्योंकि कंपनी ने 10 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लिख रखी है एग्रीमेंट में, और हो सकता है शायद सब कुछ बेच के भी आप 10 करोड़ रुपए कंपनी को ना दे पाओ। तो इसलिए आप कभी भी हिम्मत नहीं करोगे कि आप ऐसा काम करो। तो यही कंपनी करती है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस में आपको बांध देती है कि भैया हमने एग्रीमेंट करा लिया है आपसे तो, और आपको हर महीने इतना पैसा दे रहे हैं। इससे कंपनी निश्चिंत है कि आप कुछ भी गड़बड़ नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया सबको? एंड दिस नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल। फैमिली अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल। स्पेशल अलाउंसेस, फैमिली अलाउंसेस क्या होता है, फैमिली के लिए पैसा दे दिया। देखिए हमने आपको बताया ना कि अलाउंसेस का बहुत कोई मतलब होता हो ऐसा नहीं है, जो मर्जी जो नाम रख लीजिए। स्पेशल अलाउंस, गिफ्ट अलाउंस, डेप्यूटेशन अलाउंस। डेप्यूटेशन अलाउंस क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट कर रहा है, बहुत लंबे समय के लिए नहीं, एक टेम्पोररी पीरियड के लिए, तो उसे दिया जाता है डेप्यूटेशन अलाउंस। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी की दिल्ली में भी ऑफिस है, मुंबई में भी ऑफिस है। मुंबई वाली ऑफिस में 4 एम्प्लॉय ने अभी अभी रिजाइन किया है, तो मुंबई ऑफिस में एम्प्लॉय की थोड़ी शॉर्टेज हो रही है इस समय। तो दिल्ली ऑफिस से हमने क्या किया है कि एम्प्लॉय को मुंबई ऑफिस कहा कि चले जाओ 15 दिनों के लिए, तब तक में हम लोग इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराएंगे और रिक्रूट कर लेंगे एक्स्ट्रा लोगों को, ठीक है। लेकिन 15 दिन काम संभालने के लिए तुम एक बार मुंबई ऑफिस चले जाओ। दिल्ली ऑफिस से हमने मुंबई ऑफिस भेज दिया। अब बताइए वो 15 दिन बाहर रहेगा तो निश्चित है कुछ उसे एक्स्ट्रा तो पैसे मिलने चाहिए ना, तो उसी को हम क्या देते हैं, डेप्यूटेशन अलाउंस, ठीक है। उसको नई जगह पे हम डेप्यूट कर रहे हैं, इसलिए हम डेप्यूटेशन अलाउंस दे रहे हैं। डेली अलाउंस क्या होता है, डेली अलाउंस हम काम करने के लिए नहीं भेजते हैं, हम उसको मीटिंग, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए भेजते हैं, ठीक है, क्लाइंट के साथ मीट करने के लिए भेजते हैं, तो हम उसको क्या देते हैं, डेली अलाउंस, पर डे के हिसाब से। अलाउंसेस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आउटसाइड इंडिया, किसकी बात हो रही है, एम्बेसी की। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आउटसाइड इंडिया, इनको जो पैसे दिए जा रहे हैं दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, ठीक है। जितने भी अलाउंसेस एम्बेसीज को दिए जाते हैं वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अलाउंसेस टू, अब एग्जेम्प्ट वाले अभी तक सब टैक्सेबल पढ़ रहे थे, ध्यान दीजिएगा बस, अब ये वाला एग्जेम्प्ट पढ़ना शुरू किए हम लोग। एम्बेसीज को जो पैसा मिला है फुल्ली एग्जेम्प्ट, हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस को जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं वो भी एग्जेम्प्ट है। सैलरी एंड अलाउंसेस पेड बाय यूएनओ टू इट्स एम्प्लॉइज, यूएनओ वालों को अलाउंसेस ही नहीं, सैलरी तक क्या है, एग्जेम्प्ट है। ये हमने पहले भी बताया था आपको। यूएनओ वर्ल्ड बेसिकली एक ऐसी संगठन है, विश्व स्तर पर ये एक संगठन बनाया गया है जिसमें सभी देश मेंबर है, और हर देश चाहता है कि उसके लोग वहां पे जॉब करें, क्योंकि निश्चित है ज्यादा लोग हमारे अगर वहां पे होंगे तो हमारी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगी, ठीक है। तो जितनी भी सैलरी और अलाउंसेस यूएनओ से मिलती है एक भारत के नागरिक को, ठीक है, वो उसके हाथ में पूरा पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है। और क्या क्या और अलाउंसेस एग्जेम्प्ट है, एम्बेसीज को जो अलाउंसेस मिल रहे हैं वो एग्जेम्प्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को जो भी अलाउंसेस मिल रहे हैं वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। आपको ये भी बता दें, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजेस को अलाउंसेस उनकी सैलरी से ज्यादा मिलता है, उनको बड़े सारे बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। बेसिकली जज वगैरह जो होते हैं इनके बेनिफिट्स बहुत हाई हैं, इनको बहुत सारे बेनिफिट्स के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, ये मैनेज कर लीजिएगा, ये मैनेज कर लीजिएगा, इसके लिए पैसे, उसके लिए पैसे, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है। इनफैक्ट आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर इनके अलाउंसेस पे टैक्स लेने लग जाएंगे ना तो बहुत ज्यादा टैक्स हो जाएगा इनका,
क्योंकि इनको बेनिफिट्स ज्यादा मिलते हैं रेदर देन द फिक्स्ड बेसिक सैलरी। बेसिक ही इनका बहुत कम है एज कम्पेयर टू अलाउंसेस। अलाउंसेस इनके बहुत हाई होते हैं। और आप भी समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का मतलब क्या है, हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में है। ठीक है, इनको खुश रखना बहुत जरूरी भी है भारत सरकार के लिए, क्योंकि अगर ये खुश नहीं रहेंगे, सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, तो शायद ये एक गलत कदम उठाएंगे जिससे हमारे देश का पूरा लॉ एंड ऑर्डर क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, इनके मन में कभी भी कोई लालच नहीं होना चाहिए, इनको कभी ऐसा लगना नहीं चाहिए कि इनको इस चीज की कमी है। हमेशा इनको सेटिस्फाई करने की और खुश करने की कोशिश की जाती है, इसीलिए इतने सारे अलाउंसेस और बेनिफिट इनको दिए जाते हैं। इनको परक्यूसिट भी बहुत हाई मिलते हैं, बहुत हाई परक्यूसिट से बेनिफिटिंग काइंड डायरेक्टली बहुत मिलता है। ठीक है, जितनी इनकी सैलरी नहीं होती ना ये जजेस की, उससे ज्यादा इनकी सिक्योरिटी पे खर्चा हो जाता है। इनके बॉडी गार्ड्स जितने होते हैं उन पे ज्यादा खर्चा हो जाता है, उनकी सैलरी ज्यादा हो जाती है टेकन टुगेदर एज कंपेयर टू द सैलरी ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट बहुत खर्चा कर रही है इनके ऊपर, और ये जो अलाउंसेस मिल रहे हैं जजेस को, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है। और लास्ट में हमने दिया कि ऑल अदर अलाउंसेस नॉट मेंशन, इसके अलावा कोई भी अलाउंस जो हमने मेंशन नहीं किया वो सब क्या है, फुल्ली टैक्सेबल। जैसे कि फैमिली अलाउंस तो अच्छा मेंशन किया था, प्रोजेक्ट अलाउंस, मैरिज अलाउंस। अब हमने कहा कि ये लो पैसे 10 लाख रुपया, अभी शादी कर लो, मैरिज अलाउंस हो गया। एजुकेशन अलाउंस ये क्या है, अदर देन चिल्ड्रेन है। एजुकेशन अलाउंस अदर देन चिल्ड्रेन, क्योंकि चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस के केस में तो आपने देखा ही है 300 रुपया 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन एग्जेम्प्ट होता है। हमने एजुकेशन अलाउंस दिया है ग्रैंड चिल्ड्रेन के लिए, ब्रदर एंड सिस्टर के लिए एम्प्लॉय को, तो वो एग्जामिशन तो सिर्फ चिल्ड्रेन की थी ना, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस था। तो बाकी एजुकेशन अलाउंस देंगे तो वो फुल्ली टैक्सेबल है। इनफैक्ट ऐसे समझ लीजिए जो भी अलाउंसेस का नाम आपने नहीं सुना, नहीं पढ़ा, वो सब फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, और बहुत सारे तो फुल्ली टैक्सेबल की हमने एग्जांपल भी आपको दिखाई दिए कि क्या क्या फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। इलिस्ट्रेशन 12 आपको बहुत सारे यहाँ पे अलाउंसेस के नाम लिखे हुए हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन, सिटी कंपनसेटरी, हॉस्टल, टिफिन अलाउंस। ठीक है, आपको बताना इसमें से क्या टैक्सेबल है, क्या एग्जेम्प्ट है, और टोटल इनकम निकाल देनी है, कर लेंगे आप, बहुत आसान है। Now my dear students, we are moving towards perquisite. हम लोग ने अलाउंसेस देख लिया, अब हम लोग परक्यूसिट की तरफ मूव कर रहे हैं। परक्यूसिट क्या चीज होती है, अलाउंसेस जो होते हैं वो मॉनेटरी पेमेंट होते हैं, और जो परक्यूसिट होता है वो बेनिफिट इन काइंड होता है। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद एक चीज इसमें और ऐड करेंगे, पहले इतनी बात समझ ले, फिर ये एक दूसरी चीज और ऐड करेंगे कि परक्यूसिट और भी क्या होता है। अगर हम बेनिफिट मैनेज करने के लिए एम्प्लॉय को पैसे दे देते हैं तो उसे कहा जाता है अलाउंस, अगर बेनिफिट ही डायरेक्टली दे देते हैं तो उसे कहा जाता है परक्यूसिट। जैसे मोबाइल का बिल जमा करने के लिए अगर हमने उसे पैसे दिए हर महीने 200 रुपए, तो ये करेगा टेलीफोन अलाउंस। जितना मोबाइल बिल उसका आता है सीधे पे कर देगी कंपनी, तो इसे क्या बोला जाएगा, टेलीफोन परक्यूसिट। बात समझ में आ रही है? फिर से वही बात हम कहते हैं कि मान लीजिए एम्प्लॉयर ने क्या किया, आपको किराया मैनेज करने के लिए पैसे दिया, तो उसे कहा जाएगा हाउस रेंट अलाउंस। अगर एक मकान ही आपको रहने के लिए दे दिया जाए तो उसे क्या बोला जाएगा, एक मकान ही आपको रहने के लिए दे दिया जाए तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा फिर परक्यूसिट। ठीक है, उसे कहा जाएगा रेंट फ्री एकोमोडेशन परक्यूसिट, बिना किराए के एकोमोडेशन मिला है वो परक्यूसिट है। अभी ध्यान से एक मेरी बात समझिएगा, इस लाइनों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 2 लाइन तक तो आप आंसर कर पाएंगे, जब मैं तीसरी लाइन बोलूंगा तो शायद आपको कुछ सोचना पड़ जाए। तो शुरू से पहली लाइन से ध्यान दीजिए, तो शायद तीसरी लाइन पे कम जोर पड़ेगा दिमाग पे।
एम्प्लॉयर आपको हर महीने 5,000 रुपए देता है ताकि आप कभी भी बीमार पड़ो तो अपना इलाज खुद से करा लेना। 5,000 रुपए महीने इसके लिए देता है। ये क्या है? मेडिकल अलाउंस, एंड दिस इज फुल्ली टैक्सेबल। ये भी आपने अलाउंस में पढ़ लिया है। आप बीमार पड़ते हो और हॉस्पिटल का बिल आता है 6,215 रुपया, 6,215 रुपए, और एम्प्लॉयर ये बिल खुद ही भर देता है 6,215 रुपए। ये क्या है? ये है मेडिकल परक्यूसिट। ये है मेडिकल परक्यूसिट। तीसरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको बेनिफिट इन काइंड यहां पे मिल गया था, इसलिए ये मेडिकल परक्यूसिट है। आप बीमार पड़ गए, एम्प्लॉयर आपसे मिलने आता है हॉस्पिटल, आपसे पूछता है कि हॉस्पिटल का बिल कितना है बता दो। आप बताते हो कि 6,215 रुपए है। एम्प्लॉयर 6,215 रुपए निकालता है और आपके हाथ में पकड़ा देता है और कहता है निकलते समय हॉस्पिटल में पे करके निकल जाना। अब ये क्या है? 6,215 रुपए जो एम्प्लॉय को पकड़ाया गया। अलाउंस है कि परक्यूसिट है? क्योंकि हमने आपको ये सिखाया है कि बेनिफिट इन काइंड जो होता है वो परक्यूसिट होता है, और अगर मॉनिटरी पेमेंट दी जाती है किसी बेनिफिट के लिए तो वो अलाउंसेस होती है। ये क्या है बच्चों? ये अलाउंस नहीं है, ये परक्यूसिट ही है। जस्ट सोच के देखिए, अब वो एम्प्लॉयर जाएगा हॉस्पिटल की लाइन में खड़ा होकर पैसा जमा करेगा तो आप कह दोगे परक्यूसिट, और एम्प्लॉय के हाथ में ही पकड़ा के चला गया तो वो अलाउंस बन गया। अरे वो रिम्बर्समेंट है एक्चुअल एक्सपेंडिचर का। एक्चुअल एक्सपेंडिचर का वो रिम्बर्समेंट है, और रिम्बर्समेंट भी परक्यूसिट ही होता है। आप क्यों नहीं दूसरी बातों पे भी फोकस कर रहे हो? अलाउंस के लिए सिर्फ मॉनिटरी पेमेंट होता है यही थोड़ी ना बताया, और भी बहुत सारी बातें बताइए आपको। अलाउंस बेसिकली एक ऐसा पेमेंट होता है जहां पे आप खर्चे कभी कभी पेमेंट से ज्यादा कर देते हो, कभी कभी खर्चे से कम कर देते हो, कभी कभी खर्चे के बराबर करते हो। अलाउंसेस वो होता है कि खर्चा आपका पता है कितना है। आपको अलाउंस मिला 5,000 रुपया, लेकिन खर्चा हो सकता है आपका 6,000 हो, 7,000 हो सकता है 2,000 हो सकता है खर्चा हो ही ना। लेकिन परक्यूसिट में खर्चा एग्जैक्टली आपको कुछ बचत नहीं हो सकती, क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट ही एम्प्लॉयर क्या करता है, डायरेक्टली पे कर देता है या आपको पे कर देता है पे करने के लिए। परक्यूसिट में सीधे बेनिफिट इन काइंड मिला, पैसा मिला ही नहीं। जस्ट बात समझने की कोशिश कीजिए, अगर एम्प्लॉयर ने आपके हाथ में 6,215 रुपए रखे तो क्या मेरे हाथ में वो पैसा आया? नहीं, वो पैसा तुरंत जाना है, और तुरंत कहां जमा हो जाना है वो पैसा? हॉस्पिटल में। या फिर ऐसा भी हो सकता है, देखिए एम्प्लॉयर क्या करता है, आपको फोन करता है, ठीक है, पूछता है कि हॉस्पिटल से निकल गए? आप कहते हो नहीं। कहता है कि तुम्हारे हॉस्पिटल का बिल कितना है? आप कहते हो 6,215 रुपए। एम्प्लॉयर कहता है पैसे रखे हो अभी? तो आप कहते हो हाँ पैसे तो है मेरे पास। तो कहता है कि एक काम करना, हॉस्पिटल का बिल 6,215 रुपए भर देना, कल जब ऑफिस आओगे तो ये 6,215 रुपए मैं दे दूंगा तुम्हें। अगले दिन आप ऑफिस जाते हो और आपको 6,215 रुपए मिल जाते हैं। ये अलाउंस है कि परक्यूसिट है? अरे ये परक्यूसिट ही है, ये बेनिफिट इन काइंड है, क्योंकि जो 6,215 रुपए मिला है वो रिम्बर्समेंट है एक्चुअल एक्सपेंडिचर का। आपके एक बेनिफिट के लिए आपने पैसा दिया और थोड़ी देर बाद एम्प्लॉयर ने उसे दे दिया। कोई जरूरी नहीं है, एक बात समझिएगा, एम्प्लॉयर अगर आपको कार दे दे तो ये परक्यूसिट है कि अलाउंस है? आप कहोगे परक्यूसिट है। आप कहोगे परक्यूसिट है क्योंकि बेनिफिट इन काइंड है। एम्प्लॉयर आपसे अगर ऐसे कह दे जाओ जरा शोरूम में कार पसंद करके आओ एक अपने लिए, आप पसंद करके आते हो, एम्प्लॉयर कहता है कोटेशन बनवा के लेके आना, आप लेके आते हो, कितने का कोटेशन है? 6,12,920 रुपया। एम्प्लॉयर आपको 6,12,920 रुपया हाथ में पकड़ाता है, कहता है जाओ जाके कार खरीद लो। तो अभी क्या ये अलाउंस हो गया क्या? अरे स्टिल परक्यूसिट ही है। बेनिफिट इन काइंड का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली बेनिफिट इन काइंड ला के आपके सामने पकड़े, पैसा दे दिया एग्जैक्ट अमाउंट ताकि आप वो बेनिफिट ले आए, तो ये भी परक्यूसिट ही है। एक और अंतर आपके दिमाग में बैठाते हैं जिससे ये बात और क्लियर समझ में आए। अलाउंस क्या चीज है? अलाउंस बेसिकली खर्चा होने के पहले ही आपको दे दिया जाता है, मतलब जब खर्चा दिख भी नहीं रहा है ना उसी समय पैसा आ जाता है। अब परक्यूसिट अगर पेमेंट के फॉर्म में आपके पास जा रही होगी तो खर्चा डिसाइड हो गया तब आपके हाथ में पेमेंट आ रही है।
जैसे मान लीजिए एम्प्लॉयर आपको हर महीने 200 रुपए देता है कि अपना टेलीफोन बिल पे कर लेना, तो ये अलाउंस है। आपका बिल आया 5,912 रुपया और एम्प्लॉयर ने क्या किया, जमा करा दिया, तो आप कहोगे परक्यूसिट है। अरे आपका बिल आया 5,912 रुपया और एम्प्लॉयर ने आपके हाथ में रख दिया 5,912 रुपया की खुद जाके जमा कर लेना, तो ये अलाउंस तो ही ना बन जाएगा, स्टिल परक्यूसिट है। अभी एम्प्लॉयर जाएगा क्या लाइन में लग के जमा करने 5,912 रुपया, वो आपको पकड़ा दिया। ठीक है, तो रिमेंबर, अगर मुझे किसी एक्सपेंस का रिम्बर्समेंट मिलता है या फिर बेनिफिट इन काइंड मिलता है, देन इट इज परक्यूसिट। अदरवाइज एक मॉनेटरी पेमेंट मिलती है मुझे, जहां पे खर्चा ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, देन इट इज एन अलाउंस। परक्यूसिट में अगर आपको मॉनेटरी पेमेंट मिली है तो खर्चा ज्यादा या कम नहीं हो सकता, क्योंकि वो एग्जैक्ट अमाउंट होगा, वो रिम्बर्समेंट होगा। यहाँ पे खर्चा एग्जैक्ट अमाउंट होगा, और यहाँ पे जब पेमेंट मिल रही है अलाउंसेस में, तो खर्चा ज्यादा कम हो सकता है। अब क्लियर है कि नहीं है बात? आइए परक्यूसिट की डेफिनेशन देखते हैं, और ये जो डेफिनेशन हम यहाँ पे परक्यूसिट की देख रहे हैं, ये इनकम टैक्स की डेफिनेशन नहीं है, ये जनरल डेफिनेशन है। ठीक है, परक्यूसिट क्या होता है जनरली उसे समझते हैं लेमैन की भाषा में। परक्यूसिट में बी डिफाइंड एज एनी इमोल्यूमेंट इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस। It is not necessary that a recurring and regular receipt alone is a perquisite. बड़ी सुंदर बात कहता है, परक्यूसिट एक एडिशन है सैलरी और वेजेस में। It is not necessary that a recurring and regular receipt alone is a perquisite. कह रहा है कि अगर आपको हर महीने वो चीज मिलता है तभी वो परक्यूसिट है, ऐसा नहीं है। वो बेनिफिट अगर कभी कभार भी मिलता है आपको साल भर में, तो भी वो परक्यूसिट है। ठीक है, एम्प्लॉयर ने आपको मोबाइल साल में एक बार मोबाइल दिया था, परक्यूसिट है। हर महीने मोबाइल देगा तभी परक्यूसिट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सैलरी हर महीने आती है, लेकिन बहुत सारे बेनिफिट इन काइंड साल में एक बार भी मिल सकते हैं। एम्प्लॉयर ने आपको फ्री में रहने के लिए मकान दिया है 12 महीने के लिए, परक्यूसिट है। फ्री में एक मोबाइल दे दिया, ये भी परक्यूसिट है, साल में एक ही बार दिया है तो भी परक्यूसिट है। ठीक है, तो रिकरिंग और रेगुलर रेसिप्ट हो ये जरूरी नहीं है, एक बार भी साल भर में मिलता है तो भी वो बेनिफिट क्या कहलाएगा, परक्यूसिट कहलाएगा। इवन अ कैजुअल एंड नॉन रिकरिंग रेसिप्ट कैन बी परक्यूसिट। एक कैजुअल और नॉन रिकरिंग रेसिप्ट भी परक्यूसिट हो सकता है। इसका क्या मतलब है, जो कभी कभार मिलता है उसे कैजुअल कहा जाता है, नॉन रिकरिंग मतलब कभी कभार, अगेन कैन बी परक्यूसिट इफ द अफोर्सेड कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। Perquisite received from a person other than employer are taxable under the head PGBP. Perquisite received from a person other than employer, अगर एम्प्लॉयर के अलावा किसी से मिल रहा है, ठीक है, तो ये पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। ध्यान से समझिएगा, पीजीबीपी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। परक्यूसिट का मतलब होता है बेनिफिट इन काइंड, अगर एम्प्लॉयर से मिल रहा है तब तो क्या है ये सैलरी, अगर एम्प्लॉयर के अलावा किसी से मिल रहा है देन इट इज पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बात समझते हैं एग्जांपल से। मैं टीवी की दुकान चलाता हूं, आई एम अ टीवी डीलर, और सैमसंग की टीवी बेच रहा हूं मैं। सैमसंग कंपनी मुझसे कहती है कि 1000 टीवी बेच दीजिए अग्रवाल जी, मैं आपको यूरोप का एक टूर दे देता हूं, आपको यूरोप का टूर पैकेज दे देता हूं, 1000 टीवी सैमसंग की बेच दीजिए। मैंने 1000 टीवी सैमसंग की बेच दी, मुझे यूरोप का टूर मिल गया। क्या है ये? Perquisite. This is benefit in kind. This is benefit in kind given to me. Understood? क्या ये टैक्सेबल है मेरे हाथ में? बिल्कुल टैक्सेबल है। पता है किस साइड में टैक्सेबल है मेरे लिए? जो सैमसंग कंपनी है मेरी इंप्लॉयर नहीं है, मेरे साथ मेरे से उसका कौन सा रिलेशन है? बिजनेस का। एंड देयरफॉर ये जो मुझे बेनिफिट मिला है इन काइंड, ये कौन सी इनकम है? पीजीबीपी की। ये यूरोप के टूर की वैल्यूएशन करनी होगी और जो वैल्यू आएगी वो पीजीबीपी की इनकम है मेरी। आप बच्चे जो मुझे फीस देते हो, इस फीस को कहां पे किस हेड में कंसीडर किया जाता है इनकम निकालने के लिए? आपसे आने वाली फीस बच्चों कौन से हेड में कंसीडर की जाती है मेरी इनकम निकालने के लिए? पीजीबीपी। मेरी पीजीबीपी हेड की इनकम निकालने के लिए आपसे आई रिसिप्ट कंसीडर की जाती है। एक बच्चे ने मुझे फीस देने की बजाय पता है क्या दे दिया? एक मोबाइल दे दिया। क्या वो भी मेरी इनकम है? हाँ, दिस इज बेनिफिट इन काइंड बिकॉज ऑफ माई बिजनेस एंड प्रोफेशन इटसेल्फ।
and therefore this is also taxable, and this will be taxable under the head again PGBP. उस मोबाइल की वैल्यूएशन होगी और वो वैल्यू मेरी PGBP की इनकम कहलाएगी। बात समझ में आई? ध्यान दीजिएगा, अगर ये टैक्सेबल नहीं होता तो मैं क्या करता पता है आपको? मैं आज सभी बच्चों से कहता कि एक काम करो, फीस मत दो, सारे लोग मोबाइल दे दो मुझे। आप कहोगे राज सर इतने सारे मोबाइल का क्या करेंगे? अरे चिंता मत करो, जितना मोबाइल आपसे लिए 5-10% लेस करके किसको दे देंगे? किसी दुकानदार को वापस से मोबाइल बेच देंगे। अगर गवर्नमेंट कहेगी ना मोबाइल ले रहे हो बेनिफिट इन काइंड ये टैक्सेबल नहीं है, तो यही करेंगे, आपसे मोबाइल पकड़ेंगे, किसी दुकानदार को 5-10% लेस करके वापस से बेच देंगे। अरे 30% के टैक्स देने से अच्छा है 5% का मोबाइल पे नुकसान सह लो। आपको पता है ना कि आप अगर मुझे 10,000 रुपए देते हो तो मेरे हाथ में कितना लगता है? 7,000 रुपए, 3,000 रुपए तो मैं इनकम टैक्स दे देता हूं। तो इट्स बेटर कि आपसे फीस जो आई वो मोबाइल के रूप में ले लूं और किसी दुकानदार को 5% कम करके वो मोबाइल वापस से बेच दूं। समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो आपको बता रहे हैं कि बेनिफिट इन काइंड भी अगर मुझे मिलता है बिकॉज ऑफ माई बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल इन माई हैंड, राइट? इट्स नॉट ऑलवेज द मॉनिटरी पेमेंट दैट विल बी टैक्सेबल। एम्प्लॉय से अगर मिलता है तो एम्प्लॉय के हाथ में एक सैलरी की इनकम है। मुझे अपने बिजनेस क्लाइंट से मिलता है, आप मेरे लिए क्या हो? बिजनेस क्लाइंट। व्हाट आर यू फॉर मी? यू आर बिजनेस क्लाइंट। ठीक है, आपसे जो मुझे इनकम होती है वो पीजीबीपी की इनकम है, तो आप मेरे बिजनेस क्लाइंट हो। आपसे मुझे जो कुछ भी मिलेगा वो मेरी पीजीबीपी की इनकम है। आप फीस के अलावा मुझे कोई गिफ्ट भी दे दोगे तो वो मेरी पीजीबीपी की इनकम है। ठीक है, perquisite received from a person other than employer taxable under that PGBP or income from other sources. A benefit or advantage would be taxable as perquisite only if it has a legal origin. A benefit or advantage would be taxable as perquisite. A benefit or advantage would be taxable as perquisite only if it has a legal origin. इसका क्या मतलब है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कार देता है ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने के लिए, क्या ये परक्यूजिट है? यस, एक बेनिफिट है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कार दे देता है कि जाओ इससे बीवी को मूवी दिखा लाओ, क्या ये एक बेनिफिट है? यस, इसकी भी वैल्यूएशन करनी होगी और फिर ये टैक्सेबल होगा। ध्यान दीजिए, परक्यूजिट में यही तो कॉम्प्लेक्स बात है कि परक्यूजिट एक बेनिफिट है काइंड में, तो यहां वैल्यूएशन करनी पड़ती है। अलायंस में वो टेंशन नहीं है क्योंकि अलायंस एक मॉनेटरी पेमेंट होता है तो हमें वैल्यू पता है। परक्यूजिट में भी जब रिम्बर्समेंट होगा ना एक्चुअल एक्सपेंडिचर का, तब परेशानी नहीं आएगी क्योंकि वो मॉनेटरी पेमेंट ही हो गया। तो बेसिकली परक्यूजिट इज बोथ बेनिफिट इन काइंड, इट इज ऑल्सो मॉनेटरी पेमेंट, बट व्हेन इट इज मॉनेटरी पेमेंट इट इज ऑलवेज इन द नेचर ऑफ रिम्बर्समेंट। तो वहां पे टेंशन नहीं है क्योंकि मुझे अमाउंट पता है, तो हम बता देंगे कि इतने रुपए का बेनिफिट है। लेकिन जब बेनिफिट इन काइंड दिया जाता है ना, तो बड़ी टेंशन है वहां पे क्योंकि वहां वैल्यूएशन करने की आवश्यकता है। यहां पे क्या बात बोल रहा है ये बताते हैं आपको। एक कंपनी है जहां पे एम्प्लॉय की जो जॉब टाइमिंग है, एम्प्लॉय को क्या बजे आना और जाना होता है मैं बता दूं। एम्प्लॉय को 9 बजे आना है और शाम को 7 बजे जाना है इसको, ये ऑफिस टाइमिंग है एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय की ऑफिस टाइमिंग क्या है? तो एम्प्लॉय खुद कब आता है, मालिक कब आता है? वो 10 बजे आता है और 6 बजे चला भी जाता है। मतलब एम्प्लॉय पहले ही 9 बजे आ जाता है और ऑफिस में लास्ट में एम्प्लॉय जाता है, वो 7 बजे जाता है पर्टिकुलर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय 10 बजे आता है और 6 बजे निकल भी जाता है। ऑफिस में, ऑफिस के नीचे बेसमेंट में एम्प्लॉय की कई सारी कार खड़ी हुई है। ठीक है, एम्प्लॉयर तो 6 बजे जा चुका है, कोई एक कार लेके चला गया एम्प्लॉयर, बाकी की सारी कार खड़ी है और उसकी कीज भी वहीं पे ऑफिस में है। एम्प्लॉय जब 7 बजे निकलता है तो वो एक कार लेके निकल जाता है। कौन देख रहा है उसको? कोई नहीं। और अगले दिन 9 बजे वो एम्प्लॉयर के आने के पहले पहले ही आ जाता है, तो कार ले भी आता है और लाके यहीं पे वापस से खड़ी कर देता है। यानी जब एम्प्लॉयर आता है, एम्प्लॉयर जब आता है ऑफिस तो देखता है हाँ कार खड़ी है,
और जब निकलता है 6 बजे तो भी कार खड़ी है, क्योंकि एम्प्लॉय तो 7 बजे लेके उस कार को निकलेगा। इज इट अ बेनिफिट टू एम्प्लॉय? यस, एम्प्लॉय को बेनिफिट तो मिल गया, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर की कार लेके घर आ जा रहा है, इट्स अ बेनिफिट टू एम्प्लॉय। बट हैज इट गॉट अ लीगल ओरिजिन? क्या ये लीगल है? नहीं, ये लीगल नहीं है। और जो लीगल नहीं है उसकी वैल्यूएशन नहीं की जाएगी, वो एम्प्लॉय के हाथ में नहीं जोड़ी जाएगी। यानी इसकी वैल्यूएशन, ये जो बेनिफिट एम्प्लॉय ने अपने से ही ले लिया, एम्प्लॉय ने दिया नहीं, ये बेनिफिट तो एम्प्लॉय ने बिना बताए ही ले लिया, क्या इसकी वैल्यूएशन की जाएगी और एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी की इनकम बनेगी? नहीं, दिस नॉट अ परक्यूजिट एट ऑल। तो आप कहोगे सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो एम्प्लॉयर को बताने की जरूरत ही नहीं है, जो बेनिफिट लेना हो अपने से ही ले लिया करो। बिना लेंगे तो टैक्सेबल भी नहीं होगा, लेंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा। पूछ के लेंगे कार, अगर पूछ के कार ले गया होता तो उसकी वैल्यू लगाई जाती है और वो इनकम में जोड़ दिया जाता, उस पर टैक्स लग जाता एम्प्लॉय का। और बिना बताए ले गए तो बड़ी अच्छी बात है, परक्यूजिट की वैल्यूएशन ही नहीं हुई। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तान में सिर्फ इनकम टैक्स का ही कानून नहीं है, सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज भी है। ठीक है, एम्प्लॉयर तुरंत अगले दिन जाएगा, एफआईआर कराएगा और एम्प्लॉय को लीगल कंसिक्वेंसेस दूसरे लॉ में झेलने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो ये मत कहिएगा कि ये तो ज्यादा अच्छी बात है, बिना एम्प्लॉयर को बताई कार ले जाओ। A benefit or advantage would be taxable as perquisite only if it has a legal origin. अगर लीगल ओरिजिन है तभी वो बेनिफिट परक्यूजिट कहलाएगा। An unauthorized advantage taken by an employee without his employer's authority would not amount to perquisite taxable under the Act. An unauthorized advantage. An unauthorized advantage taken by an employee without his employer's authority would not amount to perquisite taxable under the Act. अगर कोई अनऑथोराइज्ड एडवांटेज एम्प्लॉय लेता है, एम्प्लॉयर को पता ही नहीं है, मतलब एम्प्लॉयर की नॉलेज के बिना ही वो बेनिफिट अवेल कर लेता है, ठीक है, ऑन हिज ओन, तो दैट वुड नॉट बी परक्यूजिट अंडर द एक्ट. On the other hand, if the benefit has been conferred unilaterally without the aid of agreement between the parties, the employee can be taxed on the perquisites. क्या कह रहा है? बेनिफिट अगर यूनिलेटरली मिल गया, क्या मतलब है इसका? मैंने जब एम्प्लॉय को हायर किया था ना, तो मैंने उसे बोला कि सिर्फ तुम्हें 15,000 रुपए की बेसिक सैलरी मिलेगी महीने की और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो काम करने आया तो पहले महीने के बाद ही मैंने उसे कार दे दिया आने जाने के लिए, दूसरे महीने मैंने उसे घर दे दिया रहने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहा था। तो क्या ऐसा कुछ डिसाइडेड था कि आई हैव टू गिव ऑल दिस परक्यूजिट टू हिम? नो, बट स्टिल आई एम गिविंग ऑल दिस परक्यूजिट टू हिम. इट इज कॉल्ड यूनिलैटरल. बाइलैटरल कब होता है? जब दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था, जब हमने उसे अपॉइंट किया उसी समय बोला कि देखो तुम्हें ये मिलेगा ये मिलेगा, तब वो जाके क्या हुआ था, आया था हमारे यहाँ जॉब करने। लेकिन ऐसा ही नहीं, मैंने तो उसे बोला था कि तुम्हें 15,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी और वो मेरे यहाँ जॉब करने के लिए रेडी था, उसने स्टार्ट भी कर दिया। लेकिन मैंने उसके परफॉर्मेंस की वजह से यूनिलैटरली अपने मन से उसे कुछ एडवांटेजेस दिए। विल इट बी टैक्सेबल एज परक्यूजिट? ऑब्वियसली यस। ठीक है, एम्प्लॉयर दे रहा है। हाँ, एम्प्लॉय अपने से ही कुछ ले लेता है बेनिफिट, एम्प्लॉयर को पता ही नहीं लगता, ठीक है, तो ये इलीगल है और ये परक्यूजिट भी नहीं कहलाएगा। निश्चित है एम्प्लॉय के ऊपर दूसरे लॉस को दूसरे लॉ के तहत उसे परेशानी उठानी पड़ सकती है। It is not necessary the benefits should have been received under an enforceable right. कह रहा है ये जरूरी नहीं है कि एक enforceable right होना चाहिए परक्यूजिट को रिसीव करने के लिए, ठीक है, मतलब कि कहीं पर रिटन एग्रीमेंट हो कि एम्प्लॉयर ये चीज एम्प्लॉय को देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एम्प्लॉयर ने अपने मन से भी दे दिया ना तो वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है।